सही है कि गलत? चलो ठीक है, पहले इससे सम पे स्क्रीन विजिबल है ना सबको? हाँ सर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, बस मोटरसाइकिलिस्ट वाला बात। आया सर सेकंड वाला। ठीक है, ओके ओके, वेरीफाई कर लो फॉर्मूला आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, चलो ठीक है, वेरीफाई कर ले आंसर। ठीक है, तो ये तो अपना क्वेश्चन था। हाँ देखो यहाँ बुक का ही क्वेश्चन हो क्या? A motorcyclist treated as a particle is undergoing a vertical circles inside a sphere of depth. ठीक है, वर्टिकल सर्कल बोलते हैं, मतलब कौन सा मोशन है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। The speed of the motorcycle varies between 6 meter per second and 10 meter per second. Calculate the diameter of the sphere of depth and how much minimum values are possible for those speed. चलो ठीक है, जो पता है वो लिख दो। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या क्या किया है? मोटरसाइकिल का ये दिया मतलब वेट वगैरह तो कुछ दिया नहीं है, नहीं सर नहीं दिया। कुछ नहीं दिया, बस बोला कि स्पीड जो है वारी कर रही है 6 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको स्पीड वैरीज फॉर स्पीड वैरीज बिटवीन 6 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड। बस इतना इंफॉर्मेशन है और नथिंग इज गिवन। एंड स्फीयर ऑफ डेथ, ओके, बस इतना ही। फाइंड द डायमीटर ऑफ दिस स्फीयर ऑफ डेथ, डायमीटर निकाल, ये अपने को फाइंड आउट। अब देखो, अगर इसको मैं एक वर्टिकल सर्कल की तरह ट्रीट करूं, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोला इसने, एक वर्टिकल सर्कल की तरह लेते हैं इसको। सर्कल को भी क्या हो जाएगा? वर्टिकल सर्कल लेते हैं, दो वेलोसिटी थी बोले, 6 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड। अभी आपने इसने ये नहीं बोला कि ये कौन सी स्पीड है, बट देखो अगर वो घूम रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं इसको, वेल ऑफ डेथ बोल रहे हैं ना, या फिर स्पीयर ऑफ डेथ, वेल ऑफ स्पीयर स्पीयर ऑफ ऑफ डेथ या डेथ। फिर वेल ऑफ डेथ। ठीक है, स्पीयर ऑफ डेथ। ओके, तो ये तो अपने को जो वेलोसिटी दिया है वो क्या, अपने पास एक टॉप वेलोसिटी और एक बॉटम वेलोसिटी। देखो मिडवे पोजीशन का तो कोई सीन ही नहीं, मिडवे पोजीशन का कोई सीन नहीं। यहाँ पे क्या दिया उसने, टॉप वेलोसिटी एंड बॉटम वेलोसिटी। अब सबसे बड़ा ये मकसद है क्या, आपने मतलब ये समझना अपने को कि कौन सी वेलोसिटी टॉप वाली है और कौन सी वेलोसिटी बॉटम है, कौन सी वेलोसिटी बॉटम है। अब तुम लोगों ने जो डेरिवेशन देखा था वर्टिकल सर्कल, उसमें क्या देखा था आपने कि जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी होती है वो सबसे मिनिमम होती है। सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, सबसे मिनिमम होती है। ये तो सबको पता है, सबसे टॉप पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है क्या होती है, मिनिमम होती है, राइट? हाँ सर राइट की रॉन्ग? सही बात है। सही है। हाँ सर सबसे सही टॉप बात। पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है सबसे मिनिमम होती है, तो मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, वेलोसिटी एट टॉप इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 6 मीटर पर सेकंड।
इन दोनों में से मिनिमम कौन सा? 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद अब क्या अपने पास एक 10 मीटर पर सेकेंड और एक वेलोसिटी, तो ये इसको मान के चलते हैं कौन सी वेलोसिटी सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है? बॉटम। इसका आंसर कितना? 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब देखो दोनों की वैल्यू मुझे पता है। टॉप पे जो वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? v टॉप इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ rg, और जो बॉटम पे होती है उसकी वेलोसिटी कितना होता है? अंडर रूट ऑफ पाई rg। एग्री करते हो यहाँ पर? चलो, अगर मैं क्या करता हूँ, दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर, दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देना, तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास? वेलोसिटी एट बॉटम का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट टॉप का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? वेलोसिटी एट बॉटम की वैल्यू कितना? 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दो, माइनस वेलोसिटी एट टॉप कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर कर दो, कितना है ये? 10 स्क्वायर इज 100, 6 स्क्वायर इज 36, तो ये कितना आ गया? 64, बराबर। अब वेलोसिटी एट टॉप का फॉर्मूला क्या अपने पास? रूट ओवर पाई आर। तो अगर स्क्वायर रूट का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये रूट वाला पार्ट हटेगा और बचेगा क्या? पाई आर माइनस, अब इस स्क्वायर रूट का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या क्या मिलेगा मुझे? अंदर वाला पार्ट आर जी, विच इज इक्वल टू कितना? ये 64, और पाई आर जी माइनस आर जी करूंगा तो कितना आएगा? 4 आर जी, विच इज इक्वल टू 64, और 4 से डिवीजन कर दो इसका, 4 से डिवीजन करूंगा तो कितने टाइम्स जाएगा? 16 टाइम्स। 4 से 64 कितने टाइम्स कटेगा? 16 टाइम्स, तो क्या है मेरे पास? आर जी इज इक्वल्स टू 60, आर जी इक्वल्स टू 6, बराबर। अब यहाँ पे देखो, एक काम करते हैं, इधर रहने दो, छोड़ो। आर जी है ना मेरे पास, अगर मैं दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो डायमीटर मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो डायमीटर से ना अपने, चलो ठीक है, डायमीटर अपन नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, पहले रेडियस निकालते हैं। आर इक्वल टू कितना है? 16 डिवाइडेड बाय, मान के चलते जी की वैल्यू कितना लेते हैं अपन? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी यहाँ पे सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए, ठीक है, और वैसे ये 10 मीटर पर सेकंड दिया रहेगा। अगर मैं इसको 10 कंसिडर करूँ तो जी की वैल्यू कितना निकला अपने को? 10, तो 16 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू कितना है? 1.6 मीटर। क्या सबको यही रेडियस आएगा? अब डायमीटर कितना आएगा? डायमीटर बताओ, डायमीटर बताओ कितना है? 3.2। 3.2, 2 टाइम्स ऑफ आर विच इज इक्वल टू 3.2। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर उसने एक और पार्ट बोला, क्या देखो जरा उस पार्ट को ध्यान से देखो। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ स्फीयर ऑफ डेप्थ, याद हो गया, एंड हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दो स्पीड। अब यहाँ पे देखो ये जो अपने को स्पीड दिया है 6 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड, उसने ये नहीं बोला कि इट इज द मिनिमम वैल्यू, मतलब कम से कम तुम लोग को इतनी वेलोसिटी रखना, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला कि सिर्फ भाई एक अपना मोटरसाइकिलिस्ट हो वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है और कुछ वेलोसिटी अपने को रैंडमली दे दे, बट उसने ये नहीं बोला कि ये अपने पास एक मिनिमम वेलोसिटी, ये अपने पास मिनिमम वेलोसिटी, वो बोला ये कोई भी रैंडम वेलोसिटी है, बट दिस वेलोसिटीज आर ग्रेटर देन मिनिमम वेलोसिटी, दिस वेलोसिटीज आर ग्रेटर देन मिनिमम वेलोसिटी, तब जाके वो सर्कल कंप्लीट करता है। तो सवाल ये पूछ रहा अपने से वो क्या, कि वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, वो मिनिमम वो कम से कम वेलोसिटी कितनी होगी ये फाइंड आउट। ठीक है, फाइंड आउट कर लेते, कोई बात नहीं, अपने फॉर्मूला तो ऑलरेडी देखा है, फॉर्मूला अपने पास ऑलरेडी कितना? v टॉप एंड v बॉटम, तो मिनिमम वेलोसिटीज फॉर minimum velocities, minimum velocities, v top is equal to कितना आएगा? v top minimum लिख देगा बाकी और क्लियर है। v top minimum is equal to कितना? रूट ओवर आर जी, आर का वैल्यू कितना है? 1.6, अभी जस्ट कैलकुलेट किया, जी का वैल्यू 10 पकड़ा है, तो कितना आएगा ये? रूट ओवर 16, 16 का रूट कितना आता है? तो मतलब कम से कम वेलोसिटी एट द टॉप कितनी होनी चाहिए? 4 मीटर पर सेकंड, और मैं कितनी वेलोसिटी उसको दे रहा हूँ, और मैं कितनी वेलोसिटी दे रहा हूँ उसको? 6 मीटर पर सेकंड। ये तो 4 से बड़ी है बड़ा, ये तो 4 से बड़ी है, मतलब सर्कल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद अब बॉटम के लिए फाइंड आउट करते हैं। फिर बॉटम के लिए क्या होता है? वी बॉटम और मिनिमम, वी बॉटम मिनिमम इज इक्वल टू कितना आएगा? रूट ओवर 5 आर जी।
अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 5 इंटू आर जी की वैल्यू 16 अभी जस्ट कैलकुलेट किया अपन, तो अगर इसका मैं रूट ले तो कितना आएगा 4√5 आएगा मीटर पर सेकंड। अगर 4√5 को अगर सॉल्व कर दो तो डेफिनेटली ये क्या होगा, दिस वेलोसिटी विल बी लेस देन 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड से क्या होगा, कम ही होगा। अगर इसको सॉल्व कर दे तो मैं सॉल्व करके देखता हूँ √5 की वैल्यू कितना आता है। 8.9 है। 8 ओवरऑल आंसर है ना कि पूरा है ये अपना सिर्फ √5 की वैल्यू। मुझे √5 की वैल्यू सबसे पहले निकाल। √5 की वैल्यू 2.2। 2.2 कैसे निकलते बताओ ना। वही सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था। वो फिर से बताओ ना कौन सा। √5 की वैल्यू तुम लोग को लॉग बुक से देखना है, ट्रिक मत यूज करना। लॉग बुक है अपने पास, लॉग बुक है क्या सब लोग के पास? लॉग बुक है क्या, नहीं है तो लॉग है बुक ले पर लेना। इस्तेमाल करना नहीं आता सर। हाँ तो उसमें एक स्क्वायर रूट का टेबल रहता, देखिए एकदम लास्ट पेज पे चले जाओ। अगर रहेगा तो सबसे लास्ट पेज में ना स्क्वायर्स, क्यूब्स, क्यूब रूट, बहुत सारे पावर्स रहते हैं। उसके अंदर 5 नंबर को देख और स्क्वायर रूट के टेबल में आ जाओ, उसमें तुझे दिखेगा √5। इसको 4 इंटू 2.23 आता है, ठीक है। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो आंसर आता है 8.9, विच इज डेफिनेटली लेस देन 10। तो ये क्या है दोनों, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम और ये क्या है मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप। बट मैंने दिया कितना है, टॉप के लिए मेरे पास वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड और बॉटम के लिए मेरे पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंफर्म हो। या तक समझ में आया सबको? किसका आंसर सही है? सबको यही आंसर मिला कि कुछ और मिला तो भी बताओ, अगर कुछ अलग मिला रहेगा तो भी शेयर करो आंसर। सर मैंने v² लिया नहीं, v1 माइनस v2 ऐसा कर दिया। तो कैसे सॉल्व किया फिर? तेरा आंसर सेम आया ना यही, नहीं सर, तो फिर क्या कौन सी मेथड फॉलो किया? नहीं सर, वो स्टार्टिंग में गलत हो गया। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, अगर जिसका सही आ रहेगा ठीक, अच्छी बात। चलो अपन क्या करते हैं, अपने वो डेरिवेशंस पे आते हैं। तो एक्चुअली एच की वैल्यू फाइंड आउट करना था ना अपने को। एच ही अपने को फंसा रहा है और अभी भी फंसा ही रहा है। चलो ठीक है, देख सर लेते हैं। अब बोलो। सर उसको सर रेडियस का ये रिजोल्यूशन करो ना, आएगा इसका वैल्यू। रेडियस वेक्टर को रिजोल्व करो। हाँ कौन सा ये वाला जो मैंने ये टीडी डैश बना उसको रिजोल्व करो बोल रहे थे, वो भी एक रेडियस वेक्टर की तरह ही है। सर रेडियस वेक्टर सर वो तो अपोजिट में है ना सर, अवे रेडियस अवे वेक्टर। अवे फ्रॉम दिस वेक्टर सर, डायरेक्शन बदल जाएगा, सिर्फ कोई टेंशन नहीं उसकी। सर देखो ना सर, ट्रायंगल बना रहा है ना सर। हम्म सर देखो CY ट्रायंगल बना रहा है, तो रिजॉल्व करेंगे तो सर थीटा पास, सर थीटा पास में तो सर cos r cos थीटा आएगा। ओके। सर हाँ उससे हाँ हाँ हम लोग को सही सही CY सही का वैल्यू समझा। मिला, ओके समझा ना सर। सर r से फिर माइनस करेंगे, r माइनस जो CY का वैल्यू मिला r cos थीटा, सर उससे हम लोग को y और b का वैल्यू मिलेगा। सर वो y भी सर रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है तो पैरेलल है, तो सर सेम होगा। हाँ समझा समझा। देखो यहाँ पे सही दिमाग लगा इससे। ये डायग्राम को ना रोको, थोड़ा वो और अच्छे से क्लियर कर दें। सर पर डायग्राम रफ कर दो सर, डायग्राम ही नहीं समझता है डायग्राम वही तो। डायग्राम ही ज्यादा टफ होगा। तो क्या करता हूँ, इसको फिर से लिखता हूँ इस क्वेश्चन को। तो ऊपर से कॉपी कर लेंगे। सर हम्म सर सर हाँ हम लोग बोलो। पहले सर हम लोग ने रेडियस सर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं ना सर, वो v2² माइनस v1² इक्वल्स टू 4rg है सर, b2 वो वाले स्क्वायर फॉर्मूले से। कौन सा, हाँ सम सर। की बात कर रहे हैं कि डेरिवेशन की बात कर रहे नहीं नहीं सर, ये अभी सम सम की बात कर रहे हो हैं? अच्छा तो वही किया ना। सर, लेकिन ये पॉइंट नहीं दिखा हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं।
अरे वही सेम मेथड तू जो बोल रहा वही सॉल्व किया, बस क्या किया मैंने, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से क्या हो गया, थोड़ा सा मुझे मतलब सॉल्व करने में थोड़ा सा आसान। रूट करूंगा तो कैसा थोड़ा तकलीफ में आता हूँ, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इजीली हो जाता है, इसलिए मैंने स्क्वायर किया सबसे पहले। सेम मेथड फॉलो किया, अरे कोई अलग नहीं था। हाँ, चलो मैं क्या कर रहा था ओके इसके सर। बाद। चलो तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले सिलेक्ट करो। सर अभी कितने टॉपिक बचे इसमें? अरे बहुत चैप्टर बड़ा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, नहीं परेशान हो गया इतना बड़ा चैप्टर। अरे बताइए मेरा सर मेरा 30 से ज्यादा पेज भर गया सर, 40 होगा सर। क्या करे यार, तो है मेरा इतना बड़ा पूरा चैप्टर, नोटबुक खत्म पता नहीं होगा जल्दी। सर मेरा तो बुक भरने आ 730 गई। का नोटबुक खत्म। अच्छा एक चैप्टर से जरा बुक भर गया पूरा, हाँ सर। तो 50-60 सर पेजेस की मेरा बुक सर रखते हैं। सर सर नहीं सच में सर, ये एक 100 पेज का 72 पेजेस का बुक भर जाएगा। मेरा फिर भी सर 250 पेजेस का है, 200 गांव से लाया था सर। पेज तो भरेंगे रे बाबा। चलो ठीक है, अब जाते हैं आगे डायग्राम पर। मैं डायग्राम फिर से बनाऊंगा एक्चुअली, बहुत ज्यादा tough है। सर ये चैप्टर से सिर्फ 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उससे मतलब बेसिक कभी कभी 4 मार्क्स से ज्यादा पूछ लेते हैं। पूछा यार कोई। सर वो आपने इम्पोर्टेंट मार्क करके दिया नहीं सर। कर रहा, रुक जा पहले ये खत्म तो कर रहे यार, ये एच के लिए मैं बहुत परेशान हो गया actually। चलो ठीक है, यहाँ पे बता दो कैसे क्या, ये प्रणय का मेथड सही है। देखो यार, क्या क्या प्रणय का दिमाग देखो सही है। रेडियस वेक्टर हमेशा कहाँ पे होता है, इट इज ऑलवेज अपोजिट, अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। इट इज ऑलवेज, अरे यार ये मेरा पीसी भी नहीं क्या कर रहा है, अलग ही धुन में चलते हैं। सर आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव है कि हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव। इसलिए ऐसा हो रहा है सर। सॉलिड स्टेट ड्राइव परवड़ता नहीं रे बाबा, महंगा होता है। सेमीकंडक्टर है उसके अंदर, पढ़ोगे आगे जाके। हाँ सर मेरा वही है। सही ना, पुराना लैपटॉप है वो। क्या सर? पुराना है लैपटॉप तो उसमें एसएसडी नहीं आता, एचडीडी आता। सर इंस्टॉल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो, पहले क्या करता हूँ मैं, रेडियस वेक्टर को डिफाइन करता हूँ। रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर। इस टेंशन टीडी को फिलहाल मैं मिटा देता हूँ, मैं तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता हूँ। चलो ठीक है, देखो यहाँ रेडियस वेक्टर कैसे होता है, इट इज ऑलवेज अवे, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर, राइट। तो तुम्हारा आर बार है। अब देखो अगर इस आर बार को मैं रिजोल्व करूँ तो इसके दो हिस्से कैसे गिरेंगे, एक हिस्सा गिरेगा यहाँ से लेके यहाँ तक अप टू दिस पॉइंट, और दूसरा हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक अप टू दिस, ठीक है। मुझे ये वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं, मुझे ये वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं। मुझे कौन सा वाला पार्ट चाहिए, सिर्फ ये जो स्ट्रेट लाइन है वाई एक्सिस वाला, ये वाला पार्ट। अब देखो इसने, इस आर बार ने किसके साथ एंगल फॉर्म किया, ये जो वर्टिकल एक्सिस है ना इसके साथ एंगल फॉर्म किया, ये वाली जो लाइन दिख रही है इसके साथ एंगल फॉर्म किया, बराबर। तो इस आर का कॉस कंपोनेंट किस किस तरफ आएगा, ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन किया उसी तरफ आएगा। तो अगर मैं दो कंपोनेंट लिख दूं तो क्या आएगा, एक कंपोनेंट आर कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो मैंने ये क्रॉस वाला मार्क्स मार के, ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, आर साइन। मुझे उससे लेना देना नहीं आर साइन थीटा से, बट मुझे किससे लेना देना है, आर कॉस थीटा से लेना, आर कॉस थीटा से लेना देना है मुझे, बाकी मुझे किसी की गरज नहीं। अब मैं क्या करूंगा देखो, अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, अब तुम लोग को दिखता रहेगा ये तो एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। इफ दिस इज रेक्टेंगल तो मैं बोल सकता हूँ ये वाली जो साइड, ये वाला पॉइंट
और इस वाले पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूं तो ये वाली ये जो लाइन बन रही है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। एग्री करते हुए आता है, रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल टू ईच अदर। अब यहाँ से देखो कैसे मैं डेरिवेशन सॉल्व करूँ। अगर इस cy की लेंथ, अगर इस cy की लेंथ मुझे पता है कितना है, इफ दिस cy इज r cos थीटा, तो cb का लेंथ कितना है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज cb? cb क्या है? सर रेडियस है। रेडियस है, r है रेडियस। अगर मुझे सपोज करो cb इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, cb इज इक्वल टू cy प्लस yb। एग्री करते हो आप? cb इज इक्वल टू cy प्लस y, cb इज इक्वल टू cy प्लस yb। cb की वैल्यू कितना है, r है, cy की वैल्यू कितना है, r cos थीटा है। तो yb का वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूं, yb का वैल्यू कितना आएगा, r माइनस r cos थीटा, विच इज इक्वल टू yb। और yb ही क्या है, मेरा हाइट है। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, r ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। यहाँ तक सही है, सबको क्लियर हो रहा है ये? यस सर। क्लियर है, चलो अब इसी का यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये वाले जो सम्स हैं इनको नीचे निकलते हैं। सर ये डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट बुक में आई थिंक तो नहीं है ये, या फिर ऐसे रहेगा वी नो दैट में रहेगा, वी नो दैट में रहेगा। मे मुझे मिला था कई सेट, 21 सेट से वगैरह, इसलिए मैंने उठा लिया उसको। रुको एक मिनट, ये लोड नहीं हो रहा है। यार क्या चल रहा है इस विशेष का? चलो ठीक है, यही पे सॉल्व, टेंशन वगैरह तो फाइंड आउट कर लिया था आपने। सबसे पहले क्या मिला अपने को, टोटल एनर्जी मिल चुका था, आई थिंक सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट भी अपन ने सॉल्व करना था। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू कितना था, हाफ एम बी टू स्क्वायर, हाफ एम बी टू स्क्वायर ही लिया था। उसके बाद क्या फाइंड आउट करा था अपन, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, पॉइंट सी सॉरी पॉइंट डी लिया अपन एट पॉइंट डी। सबसे पहले क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट डी, या फिर हाइट लिख देता हूँ, हाइट के बारे में लिख देता हूँ। when particle move from point D, point B to D, point B to D, it covers a height of, कितने हाइट कवर कर लिया उसने, r ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस, r ब्रैकेट में 1 माइनस cos theta, right? So potential energy at point D. So potential energy at point D is given by energy at point D is given by. तो ये बताएगा मुझे what is potential energy at point D? mgh, बस h की वैल्यू क्या तुम्हारे पास, r into 1 minus cos theta, r into 1 minus cos theta. काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अपन ने वेलोसिटी कितना अज्यूम किया था, v अज्यूम किया। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट d इज
हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी इज इक्वल टू कितना होता है हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी मैंने v माना। सो टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी इज द समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट डी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट डी, टोटल एनर्जी at point D is equals to kinetic energy plus kinetic energy at point D plus potential energy at point D। kinetic energy कितना हाफ mv स्क्वायर, potential energy कितना है mg r 1 माइनस cos थीटा। हाँ बोल क्या हुआ, ये चौथा वेलोसिटी है, क्या हुआ फिर से बोल। ये फोर्थ वेलोसिटी है ना, तो फोर्थ चलेगा फोर्थ ले लो, मैंने स्टार्टिंग में v लिखा उसको इसलिए मैंने v लिया, देख डायग्राम यहाँ पर मैंने v लिया था उसको, अज्यूम किया था ना मैंने। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट डी का वेलोसिटी उसको मैंने v अज्यूम किया। ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा 1 2 3 4 ही लिखना, अरे मर्जी अपनी भाई कैसे भी लिखा, बस मेंशन कर दे क्या यस दिस वेलोसिटी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी एट पॉइंट, बस इतना। चाहे तो तेरा इनिशियल्स भी लिख दे, कोई टेंशन नहीं, हाँ बस वो मेंशन कर देना क्या भाई ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना। ओके ये अपने पास क्या आ गया टोटल एनर्जी एट पॉइंट। अब यहाँ पे अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार क्या होगा टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। मतलब पॉइंट बी का जो टोटल एनर्जी है वो यूटिलाइज हो गया टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट डी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट डी कितना हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब मुझे v की वैल्यू चाहिए ना, तो बाकी सब इधर लेके जाओ, तो क्या आएगा ये हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू क्या दिख रहा है सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कट रहा है, m से m को गायब कर दो, सब सभी के सभी m गायब हो जाए, m के m क्या हो जाएगी कैंसिल देता हूँ, m गायब ये m। अब क्या करो यहाँ पे 1/2 दिख रहा तुम लोग को, इस 1/2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। अब जैसे तुम लोगों ने 1/2 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा ये v2 स्क्वायर माइनस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या दिख रहा है तुम लोग को v स्क्वायर दिख रहा है, बट अपने को v स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं अपने को v चाहिए सर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर आपने 1/2 से कैसे मल्टीप्लाई किया सर, 2 से मल्टीप्लाई होगा ना। ओह सॉरी 2 से मल्टीप्लाई, गलती से मल्टीप्लाई, यहाँ से ये जो 2 है ना, ये जो हाफ एम वी स्क्वायर ये जो 2 है ना मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 2, मैंने गलती से 1/2 मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 2 तो भी चाहिए पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखो अभी मुझे v का वैल्यू चाहिए बट यहाँ पे v स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो क्या दिखेगा तुम लोग को v2 स्क्वायर माइनस 2gr into 1 माइनस cos थीटा, एग्री इक्वल्स टू v। ये क्या आ गया तुम्हारे पास वेलोसिटी एट एनी रैंडम पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी रैंडम पॉइंट। यहाँ तक ठीक है, सबको क्लियर है। ये समझा है कि ऊपर से गए समझा सर। आर्बिट्ररी सर v का वैल्यू डाल दो ना सर, v2 का, v2 स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे ना, v2 का वैल्यू डालेंगे तो कितना आएगा रूट और 5g चाहे तो तुम लोग डाल सकते हो, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये v2 क्या है, अगर सपोज कर किसी ने तुझे वैल्यू बोल दिया कुछ v2 का वैल्यू दे दिया, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में अपने देखा था v2 कैन बी एनीथिंग ना, मिनिमम भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है, इसमें मैं वैल्यू नहीं डाल रहा। सर हाँ सर वो फिगर से समझाओ ना सर, नहीं समझा कुछ। कौन सा और रेडियस नहीं समझा अभी भी। सर आपने क्या किया नहीं समझा, हाइट कैसे मिला। अरे देख क्या इजी है, इस रेडियस वेक्टर को थोड़ा ध्यान से दो, रेडियस वेक्टर को ध्यान से दो। जब रेडियस वेक्टर को मैं रिजोल्व करूंगा, रेडियस वेक्टर को जब मैं रिजोल्व करूंगा तो उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे मेरे पास, क्या आएंगे दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आएगा y एक्सिस में ये वाला कंपोनेंट और एक कंपोनेंट आएगा x एक्सिस में ये वाला कंपोनेंट। अब रेडियस वेक्टर ने एंगल किसके साथ फॉर्म किया है y एक्सिस के साथ, रेडियस वेक्टर ने एंगल किसके साथ फॉर्म किया y एक्सिस के साथ,
वाई और एक्सिस वेक्टर जिसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, जिस भी एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करता है, उस एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट आता है? कोसाइन कंपोनेंट। उस एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट आएगा? कोसाइन। तो जब मैं आर बार को रिजोल्व करूंगा तो आर बार का जो कोसाइन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? आर कॉस थीटा। वो किसके अलोंग आएगा? इट इज अलोंग द वाई एक्सिस। इट इज अलोंग द वाई एक्सिस। ओके, और बचा हुआ कंपोनेंट क्या है मेरे पास? आर साइन थीटा, जो किसके अलोंग आएगा? एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा। अब देखिए यहाँ पे इस लेंथ सी वाई को देख, ये लेंथ सी वाई क्या होगी तेरी? लेंथ सी वाई इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। दिस लेंथ सी वाई इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। बट अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं सी बी की, टोटल लेंथ सी बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, टोटल लेंथ सी बी इज इक्वल्स टू सी वाई प्लस वाई। एग्री करता है यहाँ तक? टोटल लेंथ सी बी इज इक्वल्स टू सी वाई प्लस वाई। यहाँ तक सही है? हाँ ओके, अब इस टोटल लेंथ सी वाई को थोड़ा ध्यान से देख। टोटल लेंथ सी वाई क्या दिख रहा है तुझे? रेडियस ऑफ द सर्कल की तरह ही दिख रहा है। टोटल लेंथ सी बी, सॉरी सी वाई नहीं, टोटल लेंथ सी बी को देख जरा ध्यान से। टोटल लेंथ सी बी क्या? अपनी रेडियस ऑफ दी सर्कल की तरह ही बिहेव कर रही है। समझ में आ रहा? हाँ बराबर। रेडियस ऑफ सर्कल ही है ना, हाँ हाँ, रेडियस ऑफ सर्कल, ये कैसे था? रेडियस ऑफ सर्कल। तो सी बी का वैल्यू कितना आ गया? आर। तुझे सी वाई की वैल्यू पता है कितना है? आर कॉस थीटा। तो तू वाई बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है। तो वाई बी की वैल्यू कितना आएगा तेरे पास? आर माइनस आर कॉस थीटा। आर माइनस आर कॉस थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देख, ये जो रेक्टेंगल है, जो मैंने ब्लू कलर से रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल आर इक्वल। तो अगर वाई बी की वैल्यू मुझे पता है तो वाई बी इज पैरेलल विद एच। वाई बी इज पैरेलल विद एच, मतलब वाई बी की जो लेंथ होगी वही क्या होगी? मेरी हाइट एच होगी। वही क्या होगी? मेरी हाइट एच। तो यहाँ पे देख, वाई बी अगर मुझे मिल गया तो अपने आप ही क्या मिल गया? एच की वैल्यू मिल गई। तो एच इज इक्वल्स टू आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। सिंपल। समझा अभी भी? क्या अभी भी डाउट है? समझा सर। समझा? चलो ठीक। अगर किसी को डाउट रहेगा और तो पूछ लो, ठीक है? अब क्या करते हैं? टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पे अपने टेंशन को लिखा था, टी डी इज इक्वल टू क्या लिखा है? एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन। अभी इसी इक्वेशन का यूज करता हूँ टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। टेंशन एट पॉइंट बी। टेंशन एट पॉइंट बी। Tension at point B is given by TD is equals to mc cos theta plus mv square upon राइट। अब यहाँ पे देखो TD की वैल्यू मिल जाएगी मुझे यहाँ से। mg cos theta को एज इट इज रहेंगे, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, प्लस m अपॉन r को साइड में लिख दो। अब v स्क्वायर की वैल्यू तुम लोगों को डायरेक्टली पता है। v स्क्वायर का वैल्यू कितना है? v2 स्क्वायर माइनस 2gr। सर ये मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई कितना है? v2 स्क्वायर माइनस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू टीडी है अपने पास, विच इज इक्वल टू टीडी। अब सॉल्व करते थोड़ा इसको। mg cos mg cos थीटा आएगा ही, क्या आएगा? आएगा, रुक जा जरा, सब्र कर। mg cos थीटा एज इट इज लिख दो यहाँ पे ऊपर में। यस, इस m बाय r से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले, तो कितना आएगा? m v2 स्क्वायर बाय r माइनस m बाय r इंटू 2gr। अब ये माइनस देखो, दिस माइनस, अरे हाँ यहाँ पे और एक गलती करेंगे, अंदर का ब्रैकेट सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे।
ओके, m बाय r को साइड में लिखता है v2 स्क्वायर माइनस अंदर के ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 2gr प्लस 2gr cos थीटा। अब अंदर मल्टीप्लाई करो mg cos थीटा प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या है ये mv2 स्क्वायर बाय r माइनस m बाय r इंटू 2gr प्लस m बाय r इंटू 2gr cos थीटा। अब देखो जो जो कट रहा है उसको काट देते, तो ये mg cos थीटा एज इट इज आ गया। mv2 स्क्वायर अपॉन r में से तो कुछ कटने नहीं वाला, तो एज इट इज रखो m बाय r इंटू 2gr, तो क्या आएगा ये r से r कट गया तो 2 टाइम्स ऑफ mg आएगा प्लस अब यहाँ से देखो ये r से ये r कट गया तो बचा गया मेरे पास 2mg cos थीटा 2mg cos थीटा। अब यहाँ पे देखो mg cos थीटा एक बार, यहाँ पे 2mg cos थीटा, तो मैं ऐसे लिखूँ इसको 3mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r माइनस ट्वाइस ऑफ mg। यहाँ तक सही है? और यहाँ पे v स्क्वायर नहीं है, v2 है, v स्क्वायर दिस इज v2। अब यहाँ से देखो अगेन तुम लोग को mg कॉमन दिख रहा है, एक जगह दो जगह पे mg कॉमन दिख रहा है, तो निकाल उसको कॉमन। mg कॉमन आए तो बचा गया मेरे पास 3 cos थीटा माइनस ट्वाइस प्लस mv2 स्क्वायर बाय, समझे डेरिवेशन? मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किया ये समझा? समझा सबको कि डाउट है कहीं? अगर कहीं डाउट रहेगा तो पूछ। किसी को डाउट बताओ जल्दी। वो सर नहीं, चलो ठीक। ये डेरिवेशन मेरे हिसाब से तो चांसेस कम है, क्योंकि एक ऐसा है वी नो दैट वाला पार्ट, बट ठीक है अगर कभी जरूरत पड़ा तो तुम लोग यूज करो। हमेशा याद रखो जब भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन के डेरिवेशन आए तो हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करना होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के समय तुम लोग ऐसा होगा इजीली डेरिवेशन सॉल्व होता है। अगर कोई दूसरा मेथड फॉलो करो तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ये कैसा मेथड है, एकदम सीक्वेंस वाइज हर एक स्टेप। पहले क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। उस पर्टिकुलर पॉइंट की टोटल एनर्जी को कंपेयर करना है किसके साथ, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी के साथ, क्योंकि पॉइंट बी के अपना रेफरेंस है। वही कंपैरिजन करके तुम लोग को आंसर देना। कोई दूसरा मेथड मत फॉलो करना, रिजोल्यूशन ऑफ बहुत कॉम्प्लिकेट करता है सब। काइनेटिक एनर्जी सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज कर लो, बेस्ट तरीके से आंसर आ जाए और एकदम क्विकली आता है आंसर, ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस तुम लोगों को करनी है। अब क्या करता है अपन अगले टॉपिक में बढ़ते हैं, जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को डिराइव करना। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से डिराइव करता हूँ तो और अच्छा रहेगा अपने को। ठीक है, चलो ठीक। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्वेश्चन के टर्म्स में लेता हूं तो आसान रहेगा अपने समझने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर नया कंसेप्ट है? क्यों नया चैप्टर नहीं, उसके अंदर ही कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले मैं देखो डेफिनेशन लिखता हूं, अपने बुक में यही डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले मुझे स्टेटमेंट लिखूंगा, the moment of inertia, the moment of inertia of time, moment of inertia of a body the moment of inertia of a body about a given axis of rotation, given axis of rotation, क्योंकि बॉडी घूमना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, रोटेट करने से खुद किसी एक्सिस के अलग।
The moment of inertia of a body about a given axis of rotation is defined as the sum of product of masses of particle of the body and square of their respective distances from axis of rotation. ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं कोई भी एक बॉडी अज्यूम करूँ, देखो मैं बॉडी के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर ऐसे मान के चलता हूँ कि देयर आर एन नंबर ऑफ पार्टिकल। एक फाइनाइट नंबर ले लेता हूँ, क्या करता है, फाइनाइट नंबर लेता है, इनफाइनाइट नहीं ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, फाइनाइट नंबर। एक डायग्राम बनाता तो उससे और ज्यादा अच्छी से समझेगी। सपोज करो ये तुम्हारा कोई भी एक रैंडम सा शेप, ठीक है। सो अगर ये कोई भी एक रैंडम सा शेप है, ये क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अलग घूम रहा है, अलग पेंसिल होगा, ये क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अलग घूम रहा है, मान के चलो। हेलो सर। सर सर यस माइक म्यूट कर। बता रहा हूँ, तो बोल व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने को लैब नहीं होगा। और शायद नहीं लिखी।
नहीं है, चलो भी दोनों पॉइंट्स ने थीटा एंगल कवर किया है, दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा। ओके, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, दोनों की। अब जब इसकी इस इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1 रेडियन पर सेकेंड, है ना, तो इस पॉइंट स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ सर। सर हम्म। इसकी जगह आप इस पे पढ़ाओ ना, मतलब इसका जूम का एक डिफॉल्ट जो बोर्ड आता है सर स्क्रीन शेयर करोगे तो इधर बोर्ड लिख के आता है, व्हाइट बोर्ड, इसका ओवरहैंग नहीं होगा। अरे वो लिखने नहीं होता उसके ऊपर अच्छे रैम तो वो कंज्यूम करेगा या आप क्या? जूम का ना, पता है मुझे, बहुत तकलीफ देता है अच्छे। वन नोट अच्छा है बट क्या हो रहा है क्या मालूम उसको, बीच बीच में वाला धोखा देते हैं। चलो ठीक है। क्या बोलेंगे? The moment of inertia of a body about a given axis of rotation is defined as the sum of product of masses of particle of the body and the square of their respective distances from the axis of rotation. ये जो मैंने रेड कलर वाला जो लाइन बना वो क्या बना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसके अलावा क्या करें, मेरी बॉडी घूमती है। अब ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इस ऑब्जेक्ट के पास क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। लेट्स से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, क्या है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो क्या अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है और ये मुझे किसका करना डायग्राम क्या, है? अरे कोई भी एक रैंडम सा ऑब्जेक्ट लिया मैंने, या फिर जैसे कोई भी एक रैंडम सा शेप होता है उसको लिया और उसमें से क्या कर रहे हैं, एक एक्सिस को पास कर, और उस एक्सिस के अलावा क्या कर रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट घूम रहा है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, बहुत सारे बहुत सारे पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है। लेट्स से देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मैं क्या किया, हर एक पार्टिकल को शो कर दिया इस डायग्राम के अंदर। ये जो रेड कलर से मेरा डॉट बना है वो क्या, इस ऑब्जेक्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया।
अभी आप अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस हर एक पार्टिकल का मास लूंगा, हर एक पार्टिकल का मास, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, मल्टीप्लाई करूंगा डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, मतलब वो पार्टिकल एक्सिस से कितने दूरी के ऊपर। जैसे अभी सपोज करो मैं यहाँ पे 2-3 लेंथ लेके दिखाता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ फ्रॉम दिस एक्सिस, ये पॉइंट सपोज करो r डिस्टेंस के ऊपर, r1 लेता है, अच्छा फर्स्ट पार्टिकल r1, और इसका मास कितना m1 लेता है। ये जो दूसरा पार्टिकल है यहाँ पे, ये सपोज r2 डिस्टेंस के ऊपर है और इसका मास कितना m2। तीसरा पार्टिकल, दिस इज द थर्ड पार्टिकल जिसका मास है m3 और डिस्टेंस कितना है r3, और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करो तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू, क्या होता है ये, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दैट पार्टिकल मल्टीप्लाई विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना है m1, और ये पार्टिकल m1, ये पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल है, वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूरी के ऊपर है, वो r1 डिस्टेंस के ऊपर, कितने डिस्टेंस के ऊपर है r1, तो इसका क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर, प्लस सेकंड पार्टिकल को देखो, सेकंड पार्टिकल जिसका मास है m2, वो एक्सिस से कितने दूरी के ऊपर है, वो एक्सिस से r2 डिस्टेंस की दूरी पर, तो मैं क्या लूंगा m2 इंटू r2 स्क्वायर, प्लस थर्ड पार्टिकल को देखो, थर्ड पार्टिकल का मास है m3 और वो एक्सिस से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, r3 डिस्टेंस के ऊपर, उसका क्या करूंगा मैं इसको, ऐसे मेरे पास क्या होंगे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो लास्ट पार्टिकल जो है mn लिख देता हूँ। तो रेडियस को mn, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? अरे भाई यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थ्योरम, फॉर्मूला, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है, इट इज द स्टेटमेंट फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसी स्टेटमेंट को मैं फॉलो करूँ, ओके। हाँ सर। अब nth पार्टिकल है जिसका मास कितना mn और वो एक्सिस से कितना दूरी के ऊपर है, rn डिस्टेंस के, उसका क्या करूंगा मैं इसको। अब देखो यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, अब यहाँ पे देखो ये m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये काफी बोलते हैं लेंदी सा बोलते स्टेटमेंट है। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेके n m ऑफ i इंटू r i स्क्वायर, क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सर ये I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। Capital I is the moment of inertia. It is the symbol for a moment of inertia. Capital I is the symbol for moment of inertia. ये small I एक वेरिएबल, small I क्या वेरिएबल, रुको मैं small I नहीं लेता, मैं कुछ अलग लेता तो और तुम लोग को अच्छे से समझ। ये जो small I है इसकी जगह पे मैं k लेता हूँ, k is a variable, okay? यहाँ पे मैं k लेता हूँ, तो k से ऐसा इजीली तुम लोग देख पाओगे। के अगर तुम लोग इस समेशन को खोल दिया, सबसे पहले क्या करो, k की वैल्यू 1 पुट करो, तो कितना आएगा, जहां पे k है वहां पे 1 डालो, तो कितना आएगा m1 r1 स्क्वायर। अब समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन का, समेशन का मतलब क्या, एडिशन। तो जैसे तुम लोगों ने k की वैल्यू 1 डाला तो पहला एक्सप्रेशन खत्म हो गया, प्लस k की वैल्यू 2 डालो तो कितना आएगा m2 r2 स्क्वायर, प्लस k की वैल्यू 3 डालो m3 r3 स्क्वायर, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाओ। समझ में आया क्या है ये स्टेटमेंट? क्या ये स्टेटमेंट समझा सबको कि ऊपर से गए? हाँ सर। समझा? ठीक, इसको मैं ब्रैकेट मार दूंगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अब देखो यार, अगर सपोज करो मेरे पास ना एक यूनिफॉर्म बॉडी है, ठीक है, यूनिफॉर्म बॉडी इन द सेंस, जैसे तुम लोग रॉड देखा रहेगा, रॉड ले लो या फिर कोई रिंग ले लो। अब ये जो मैंने शेप है वो कोई भी एक रैंडम सा शेप है, इसके अंदर कुछ सिमेट्री वगैरह नहीं दिख रहा तुम लोग, एक रैंडम सा शेप है, इसे मैंने बना दिया। बट अगर मैं रॉड की बात करूँ, रॉड हो गया, सर्कल हो गया, डिस्क हो गया, ये सब चीजें क्या है, एक पर्टिकुलर शेप है इनके पास, एक पर्टिकुलर शेप है, एंड दे आर यूनिफॉर्म इन नेचर। वो क्या यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं कि कौन से जगह से ज्यादा ही मोटा है, कौन से जगह से ज्यादा ही पतला है,
कौन सी जगह से ज्यादा ही लंबा है, ऐसा नहीं, एक परफेक्ट डिफाइन शेप होता है, क्या परफेक्ट डिफाइन शेप, उन सभी शेप को अपन क्या बोलते हैं, दे आर कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, दे आर कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जैसे तुम लोग ने डिस्क देखा रहेगा, डिस्क पता है तुम लोग को, डिस्क सपोज इज अ गोल स्ट्रक्चर सर्कल, मैं क्या करता हूँ मेटल का जो एक ना शेप लेता हूँ, ऐसा कट करता हूँ उसको एक सर्कल में, मेटल का शेप लिया मैंने, मेटल की शीट लिया, उसको मैंने क्या कर दिया एक सर्कल में काट दिया, तो मुझे क्या दिख रहा है उस शीट का, अगर मैं किसी भी जगह से अगर मैं उसको देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, उसकी थिकनेस सेम दिख रही है, उसकी थिकनेस क्या दिख रही है, सेम दिख रही है, राइट, उसकी थिकनेस सेम है। अगर मैं सेंटर से उसकी रेडियस भी अगर मेजर करता हूँ तो हर एक पॉइंट पे उसकी रेडियस क्या सेम, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरे डिस्क में जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मास क्या होगा, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि उसकी थिकनेस वगैरह पूरा सही है, एकदम परफेक्ट है हर एक जगह पे सही, तो मैं वैसे बॉडी को क्या बोलता हूँ, दिस काइंड ऑफ बॉडी इज नोन एज, दिस काइंड ऑफ बॉडी इज नोन एज यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूअस, सॉरी गलत बोलूंगा, दिस काइंड ऑफ बॉडीज आर कॉल्ड एज यूनिफॉर्म बॉडीज, वो क्या उनका शेप हर एक जगह पे सेम, और उनके अंदर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके अंदर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म इन नेचर, वो क्या यूनिफॉर्म इन नेचर, मतलब यूनिफॉर्म इन नेचर इसका मतलब क्या है कि हर एक जगह पे मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं कि किसी जगह पे मास ज्यादा है और किसी जगह पे मास कम है। अगर सपोज करो ऐसा कुछ होता था सिचुएशन कि एक जगह पे मास ज्यादा है और दूसरी जगह पे मास कम, तो तुम्हारी डिस्क ना अनबैलेंस होती है, तुम्हारी डिस्क क्या होती थी, अनबैलेंस होती है, मतलब एक जगह से वो नीचे जाती थी, क्योंकि देखो जहाँ पे वेट कम है वो पार्ट तो ऊपर चल जाएगा, बट जिस जगह पे वेट, जिस जगह पे मास ज्यादा वो कहाँ पे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब डिस्क क्या तुम्हारी अनबैलेंस होती है। कभी ऐसा देखा तुमने डिस्क अनबैलेंस वगैरह होती है, डिस्क ना हमेशा उसका थिकनेस हर एक जगह पे सेम होता है, तो वैसे बॉडी को क्या बोलते हैं अपन, कंटिन्यूअस बॉडीज, वैसे बॉडीज को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बॉडी, और उनके अंदर जो वेट, उनके अंदर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, वो क्या होगा, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर एक लिख देता हूँ, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, एक स्टेटमेंट है फॉर ए रिजिड बॉडी, और ए रिजिड बॉडी, रिजिड मतलब सॉलिड, रिजिड बॉडी, या फिर भरा हुआ जिसको बोलते हो ना तुम लोग, खोखला रहता है, खोखला नहीं, अपने को क्या चाहिए पूरा स्ट्रक्चर, जैसे तुम लोगों ने ये देखा था वो डस्टर वगैरह रहता है, उसका जो लकड़ी रहता है ऊपर वाला पार्ट वो क्या पूरा भरा हुआ ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिजिड, ओके। ठोस, जिसका अगर हिंदी में मतलब बताओ क्या हुआ, रिजिड मतलब टफ ना सर, हार्ड। हाँ टफ, टफ टफ, मैं टफ नहीं बोलूंगा, नहीं गलत हो जाएगा, टफ अलग चीज है, देख रिजिड का ऑपोजिट क्या होगा, हॉलो होगा, हॉलो, हॉलो मतलब क्या होता है, खोखला, हॉलो मतलब क्या, खोखला, और रिजिड मतलब क्या, अंदर से भरा हुआ है, ओके, अंदर से डेंस, क्या बोल सकते हैं, डेंस रहेगा। हाँ डेंस बोल सकते हैं, ठीक है, ओके चलो सबका समझ गया ये मतलब, फॉर रिजिड बॉडी हैविंग continuous shape, having continuous shape and uniform distribution of mass, uniform distribution mass, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर एक जगह में मास क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस बॉडी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस बॉडी, body is given by I is equals to integration r square into d। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये फॉर्मूला कैसा है, अब देखो जब मेरे पास कोई भी बॉडी जिसका शेप क्या कंटिन्यूस है, जैसे मैंने डिस्क की बात की, जैसे मैंने किसकी बात किया, डिस्क की बात की, अब डिस्क की इसमें क्या होगा, रेडियस विल बी इक्वल, रेडियस हर एक जगह पे क्या होगी, द रेडियस विल रिमेन सेम, रेडियस क्या होगा, सेम रहेगा, बट तुम्हारा मास क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स को मुझे क्या करना है, जोड़ते हुए जाओ, छोटे छोटे मासेस, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उनको क्या करना, मुझे जोड़ते हुए जाओ,
तो मैंने क्या करते हैं, दिख रहा है मुझे कि यस इट इज अ कंटिन्यूस इन नेचर, मुझे क्या दिख रहा है, कंटिन्यूस इन नेचर दिख रहा है। अगर मुझे ये कंटिन्यूस दिख रहा है नेचर, तो मैं क्या करूंगा, उन सभी छोटे छोटे मास को जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन ऑपरेटर का यूज करूंगा। क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑपरेटर का यूज करूंगा। देखो इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना। इंटीग्रेट करना मतलब क्या करना, जोड़ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो छोटे छोटे मास है, जो छोटे छोटे मास है, उन सभी मासेस को मुझे जोड़ना है। तब मुझे क्या मिलेगा, टोटल डिस्क का मास मिलेगा। क्या मिलेगा, टोटल डिस्क का मास मिलेगा। और रेडियस तो कांस्टेंट है, डिस्क बोला मैंने, तो रेडियस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसलिए मैंने आर स्क्वायर एज इट इज रखा। आर स्क्वायर कोई टेंशन नहीं, आर स्क्वायर इज अ कांस्टेंट वाला, ठीक है। बट जो तुम्हारे मासेस है वो क्या कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मुझे उन सभी की मासेस को मुझे ऐड करना है, तो मैं किसका यूज कर रहा हूँ, सर इंटीग्रेशन ऑपरेटर का। हाँ सर बॉडी पे सर आप मतलब बहुत सारे मासेस बोल रहे हो, उसका मतलब क्या सर? देखना, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या रहता है, पार्टिकल से बना हुआ। हाँ सर। कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल से बना हुआ। बट जो मैंने बॉडी ऊपर कंसिडर किया था, ये वाली, ये वाली बॉडी जो मैंने ऊपर कंसिडर किया था, उसमें हर एक पार्टिकल का जो मास है वो अलग अलग है। हर एक पार्टिकल का मास क्या डिफरेंट है, क्योंकि कोई भी एक रैंडम सी बॉडी, आर्बिटरी बॉडी, कोई भी एक रैंडम सी बॉडी। तो रैंडम सी बॉडी में क्या होता है कि मास ऑफ द पार्टिकल इज डिफरेंट। मास ऑफ द पार्टिकल क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसलिए मैंने देख क्या किया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, और हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज आल्सो डिफरेंट, फ्रॉम द एक्सिस इज आल्सो डिफरेंट। इसलिए मैंने क्या कर दिया, समेशन ऑपरेटर लिया, क्योंकि मुझे हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए क्या फाइंड आउट करना है, उसके मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का क्या करना, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। वो हर एक पार्टिकल के लिए क्या होगा, इट विल बी डिफरेंट, क्योंकि हर एक पार्टिकल का मास अलग है और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग है। इसलिए मैंने क्या कर दिया, हर एक पार्टिकल को सेपरेटली मैंने अज्यूम किया, उन सभी का मैंने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, उन प्रोडक्ट की समेशन ले लिया। अब इतनी बड़ी समेशन तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो मैंने क्या कर दिया, उसका थोड़ा सा अलग तरीका सोचा। क्या सोचा मैंने, कि दिख रहा मुझे यहाँ पे m1 m और r तो कांस्टेंट दिख रहा है, m और r क्या सभी जगह पे दिख रहा है, सिर्फ बदल क्या रहा है, उनकी सब्सक्रिप्ट वैल्यू बदल 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू n तक दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे समेशन ऑपरेटर का यूज करता हूँ। क्या यूज करता हूँ मैं, समेशन ऑपरेटर का यूज करता हूँ। और समेशन कहाँ से चालू होगी, तो समेशन स्टार्ट्स फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 2, और ये कहाँ तक चलने वाली है, k इक्वल्स टू n तक चलने वाली है। तो बस मैंने समेशन डाल दिया, सॉल्व कर दिया। ये कब होगा, व्हेन द बॉडी इज इन रैंडम बॉडी। बट अगर मैं किसकी बात करता हूँ, तो ये कंटिन्यूस शेप। कंटिन्यूस शेप मतलब क्या है, जैसे ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, ये सभी के सभी शेप्स क्या है, एक कंटिन्यूस शेप। ठीक है, कंटिन्यूस शेप है। सर सर तो ये आपने रैंडम बॉडी लिया, कोई उस पे सर बहुत सारे मासेस है, तो सर एक ही मास, सर एक मास रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं रहेगा क्या? एक मास रहेगा मतलब मुझे समझा है। सर आपने कहा कि यहाँ जो सरफेस है उस पे वेरियस बॉडीज है सर, मतलब बहुत सारे बॉडी है सर, अरे ऑब्जेक्ट। बॉडी नहीं, सुन भाई, तू समझा नहीं। ये जो मैंने ऊपर जो मैंने ब्लैक कलर का बना, वो एक टोटल बॉडी है, और उस बॉडी के छोटे छोटे पार्टिकल्स है रेड कलर। एक एग्जांपल दे दो, तेरे पास मोबाइल होगा, मोबाइल है तेरे पास, हाँ सर है। मोबाइल है। अगर मैं मोबाइल का टोटल वेट मेजर करूं, मोबाइल का टोटल वेट मेजर करूं, सपोज कर मुझे 200 ग्राम्स है, कितना है 200 ग्राम्स। तो यहाँ पे अगर मुझे टोटल वेट ऑफ द फोन अगर फाइंड आउट करता, तो मैं क्या करूंगा, बैटरी के वेट प्लस उसके कंपोनेंट्स का वेट प्लस उसके कैमरे का वेट प्लस उसके बॉडी का वेट प्लस उसके स्क्रीन का वेट, हर एक वेट को अगर मैं जोड़ते हुए चले जाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल वेट ऑफ द फोन मिलेगा। हाँ सर। बराबर। वैसे टोटल मास ऑफ द बॉडी अगर सपोज m है, टोटल मास ऑफ द बॉडी कितना कैपिटल है, टोटल मास ऑफ द बॉडी कितना कैपिटल है, तो हर एक बॉडी के अंदर क्या होता है, छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं। हर एक बॉडी के अंदर क्या होता है, छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं। अब जब मैं बॉडी कोई भी रैंडम सा अज्यूम करा, कोई भी आर्बिट्री बॉडी, उसमें क्या होता है, हर एक पार्टिकल का मास डिफरेंट होता है। हर एक पार्टिकल का मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसलिए तो देखिए मैंने क्या लिया, m1 m2 m3 एंड सो ऑन अप टू m। अगर सपोज ये मेरी बॉडी कंटिन्यूस होती,
तो हर एक पार्टिकल का मास क्या होता था यहाँ पे, सेम होता था। अगर बॉडी कंटिन्यूस शेप है, उसका थिकनेस वगैरह पूरा एकदम परफेक्ट है, तो हर एक जगह पे पार्टिकल का मास क्या होता था, सेम होता था। बट यहाँ पे मुझे मास वैसा सेम नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने समेशन का इस्तेमाल किया। बट अगर मैं नीचे कंडीशन क्या लिखा देख फिर सेकंड स्टेटमेंट में, फॉर अ रिजिड बॉडी हैविंग कंटिन्यूअस शेप एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मतलब मास क्या है, हर एक जगह पे सेम डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, तब मैं समेशन का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, तब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करूंगा। क्यों इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करने वाला, क्योंकि मुझे पता है हर एक जगह पे मास क्या है, सेम है। हर एक जगह पे मास क्या है, हर एक पार्टिकल का मास क्या है, सेम है। अब मुझे दिख रहा है यस देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मैं क्यों बार बार समेशन का इस्तेमाल करूं, इससे अच्छा क्या करता हूँ, डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर लेता हूं। इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या होता है, टू ऐड। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ही करना। तो मैंने क्या कर दिया, आर स्क्वायर, और पहली बार हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, इक्वल होगा। हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज आल्सो इक्वल, क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूअस इन शेप है। इसलिए मैंने फॉर्मूला क्या यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, I is equals to integration of r square into small dm, r square into small dm। small dm क्या है, किसी एक छोटे से पर्टिकुलर पार्टिकल का मास है, बस इतना ही फर्क है और कुछ। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, समझा सर। समझे, चलो ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब ये तो दो इक्वेशंस हो गए, दो फॉर्मूलेस हो। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इसका यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यूज में डायरेक्टली पूछ लेता है। अब तुम लोग मुझे देख के बताओ, व्हाट विल बी द यूनिट, क्या होगा यूनिट इसका, यूनिट बता दो मुझे। यूनिट बताओ, यूनिट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा बताओ, केजी मीटर स्क्वायर पर। केजी मीटर, सही। और मास इनटू स्क्वायर है ना, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास का यूनिट होता है केजी, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, सेंटीमीटर, जो कोई अपने को मीटर दिया तो मीटर लेंगे, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर। अब क्या करो, इससे मुझे ना डायमेंशन भी फाइंड आउट करके बताओ, इसका डायमेंशन भी फाइंड आउट करके बताओ। सब लोगों को करना, ठीक है, एक ही जन नहीं करेगा, सब अपना अपना एफर्ट देंगे। डायमेंशन फाइंड करना है सर। हाँ, डायमेंशंस फाइंड आउट, एलएमटी लिखते थे ना, एलएमटी लिखते थे वैसे। कितना है कोई बताएगा, हाँ सर L1 M1 T0 L2 M1, सर L2 आएगा, M1 आएगा और T0 आएगा। हाँ सही सही सही, क्योंकि यहाँ पे देखो ना तुम लोग को दिख ही रहा है, डायरेक्टली वो क्या उसको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में आ रहा है, क्योंकि मास इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी और डिस्टेंस भी क्या तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटी। तो चलो ठीक है, मैं यूनिट भी लिख देता हूँ यार, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, केजी मीटर स्क्वायर ले लो या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई टेंशन, केजी मीटर स्क्वायर लेता हूँ, ऐसा यूनिट में लेता हूँ। उसका डायमेंशन आएगा L2 M1 और T टू द पावर 0। अब यहाँ पे एक चीज और है, एक मार्क के सवाल कैसे पूछ सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास ऑफ द पार्टिकल, मास एंड द शेप ऑफ द बॉडी, मास और शेप के ऊपर डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास एंड शेप। अगर शेप मेरा कोई भी एक आर्बिट्री या फिर रैंडम होगा, तब मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, मतलब कोई भी एक रैंडम सी बॉडी, जैसे तुमने देखा रहेगा
स्टोन्स होते हैं अपने रास्ते पे गिरे हुए पत्थर वगैरह होते हैं, उनका शेप देखो कैसे भी आड़ा टेढ़ा होगा शेप, मतलब शेप एकदम अजीब सा होता है, ऐसा कोई एकदम सिमेट्री नहीं दिखता उसमें। तो ये जो पत्थर होते हैं, जो जमीन पे पड़े हुए पत्थर वगैरह होते हैं, उनका शेप जो होता है ना कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। अगर उनका तुम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला। बट अगर सपोज करो मेरे पास कड़ा, कड़ा तुम लोग ने पहनते, तुम लोग कड़ा पहनते हो देखो, हाँ सर। वो कड़ा कैसा होता है तुम्हारा, एक परफेक्ट रिंग होता है, क्या होता है, एक परफेक्ट रिंग। तो उस केस में वो परफेक्ट रिंग है, उसका मास क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसका मास क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब तुम लोग को वैसी कोई बॉडी मिलेगी जिसका शेप और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अगर परफेक्ट है, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट लिख रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट, मास एंड शेप ऑफ द बॉडी, मास एंड शेप ऑफ बॉडी, मास और शेप ऑफ द बॉडी। दूसरा पॉइंट, दूसरा किसके सर ऊपर डिपेंड इक्वली करेगा, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए मास। में डिपेंड किसके ऊपर करता है ये फाइंड आउट करना ना मुझे। तो मास अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो अपन इंटीग्रेशन यूज करेंगे, अगर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो समेशन यूज करेंगे, समझो। हाँ सर। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब क्या लिखते हैं, सिंपल है, व्हेन द मास इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देन वी यूज इंटीग्रेशन, इफ मास इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देन वी यूज द समेशन। समझ में आ रहा है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप समझने की कोशिश करो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, उस बॉडी के हर एक पार्टिकल का मास क्या है, सेम, उस बॉडी के हर एक पार्टिकल का मास क्या सेम। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, उस बॉडी के हर एक पार्टिकल का मास क्या है, डिफरेंट, हर एक पार्टिकल का मास क्या है, डिफरेंट, बस इतना ही फर्क है और कुछ। उसके बाद किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, मतलब जिस एक्सिस के अलोंग ये बॉडी घूम रहा है उस एक्सिस की डायरेक्शन, उस एक्सिस का ओरिएंटेशन डिपेंड, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्या पे लिखता था, ओरिएंटेशन एंड द पोजीशन, पोजीशन ऑफ, ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ रोटेशन एक्सिस। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ही अपनी डायरेक्शन, अपनी जगह बदल दे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बदलने वाला। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ने अपनी जगह बदल दी, अपना ओरिएंटेशन बदल दिया, ओरिएंटेशन मतलब क्या देखो, ये सपोज करो ये तो हमारी कोई भी एक रैंडम सी बॉडी, इसमें से एक एक्सिस ओरिजिनली पास हो रहा था कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या कर दिया मैंने, इसका डिस्टेंस बदल दिया, सेम बॉडी रखा, अब एक्सिस यहाँ पे आ गया, ओके, और इसका ओरिएंटेशन बदल गया, अब ये एक्सिस ऐसे जाए, अब बॉडी कैसे घूम रही है। अब क्या हो रहा है देखो, इसका ओरिएंटेशन बदल गया, पहले वो तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा था, अब कुछ अलग ही एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर इसको मैं देखो तो ये ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म कर रहा है। और साथ ही साथ देखो पहले वो कहाँ पे था, इस तरह था, यहाँ पे, मतलब ओरिजिनल पोजीशन उसका यहाँ पे था, अब वो कहाँ पे चलेगा, यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन ओरिएंटेशन, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ रोटेशन एक्सिस, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ रोटेशन एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये दोनों चीजें बदलेंगी तो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्वियसली बदलेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, it depends upon the product of mass and square of distance of a particle from the axis of rotation। अगर axis of rotation ने अपनी जगह बदल दी तो हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस क्या हो गया, बदल गया axis of rotation से। अगर हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द axis of rotation बदल गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऑब्वियसली बात है चेंज ही होगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या लिख सकता हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, it depends upon the distribution of mass। if the mass is uniformly distributed, uniform distribution मतलब क्या, हर एक पार्टिकल का मास क्या होगा, सेम होगा, हर एक पार्टिकल का मास क्या होगा, सेम होगा। बट नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, हर एक पार्टिकल का मास डिफरेंट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर भी डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द रोटेशन एक्सिस, अबाउट रोटेशन एक्सिस।
ये 3-4 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तुम लोग को सेपरेटली बन सकता है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो सेपरेटली बनने के चांसेस होते हैं। वो पूछ सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, या तो तुम लोग को 1 मार्क के लिए एमसीक्यू दे दे, ठीक है, या तो तुम लोग को 1 मार्क के लिए सीधा सीधा सवाल पूछ लो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, ऐसे सवाल बनने के चांसेस ज्यादा है। और यूनिट तुम लोग को पता है, यूनिट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज वगैरह में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। यूनिट इज केजी मीटर स्क्वायर, यूनिट इज व्हाट, केजी मीटर स्क्वायर। क्या तक समझा सबको? कोई डाउट है अभी तक? सर अब सर 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 इसमें कितने टॉपिक बाकी है? अभी तो क्या हूँ, एक बार बुक चेक करो। अभी दो 13 में शायद, 2-3 13 में, और कुछ तो सर मतलब सर मैं क्या बोल रहा था सर, जब हम लोग ऑफलाइन चालू करेंगे ना 15 को सर, तो सर आप एक नया चैप्टर लेंगे और तब तक ये तो सर खत्म होने दो। सर थोड़ा सा ही बाकी है, ज्यादा नहीं है। अब दो 13 में तो काफी ज्यादा पूछे जाते, 1-2 13 बाकी है अभी हो आपको। जाएगा। पैरेलल अगर एक्सिस जल्दी थ्योरम, हाँ अगर सर जल्दी भी खत्म हो जाता है ना, तो सर आप ना इस पे हम लोग को सम्स देते रहना या फिर न्यूमेरिकल्स करवाना। और न्यूमेरिकल जब में करा 15 नहीं, यहाँ पे भी सिर्फ 2 थ्योरम बाकी है मेरे हिसाब से, 2 ही थ्योरम बाकी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई सवाल है ही नहीं इस पूरे चैप्टर में। हर एक तुम लोग कौन सा भी पेपर उठा के देखो 12th का, वो 2 थ्योरम तुम लोग हमेशा देखेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो फेवरेट क्वेश्चन है, रोटेशनल क्वेश्चन, वो हमेशा आता ही आता है, 3 मार्क 4 मार्क, उससे नीचे कभी नहीं आएगा, 3 या फिर 4 के लिए आता है। उसको बताना बाकी, बस उतना ही बाकी है और कुछ नहीं था। और बाकी छोटे मोटे डेरिवेशन है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मेरे हिसाब से। और एक रेडियस ऑफ गायरेशन कर, वो उसी के अंदर का ही पार्ट है, वो प्रूव कर देंगे अपन, तो चैप्टर हो ही जाएगा खत्म, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना रखता हूँ, ओके। कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, या फिर अगले लेक्चर में पूछ लीजिए, ठीक है।